नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास का, इसी का कक्षा जो है कि 8 का अध्याय 7 का जो है कि आज डिस्कशन करेंगे। इस किताब को जो है कि शशि शरण सर लिखे हैं, बहुत अच्छा किताब है। और जो भी साथी बार बार जो है कि PDF के लिए बोल रहे हैं तो इसका PDF देना अलाउ नहीं है। तो आप सभी साथी से निवेदन है कि आप लोग जो है किताब को ख़रीद लीजिए, किताब अच्छा है। और डिस्कशन जो है कि अभी देख लीजिए। तो चलिए जो है कि अब स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाह रहे हैं कि जो भी GK GS क्विज करना चाहते हैं तो उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा। आप वहां से जो है टेलीग्राम GK GS क्विज ग्रुप में जो है कि जुड़ जाइए। वहां जो है कि 9 बजे रात को घटना चक्र का जो है कि क्विज होता है, फिर जो है कि SPD करंट अफेयर्स का क्विज होता है। तो चलिए अब जो है कि स्टार्ट करते हैं। आज कक्षा 8 का अध्याय 7 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। तो अध्याय 7 का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो व्यापार एवं महाजनी का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं वैश्य। क्या बोलते हैं? वैश्य बोलते हैं। वैश्य वैश्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको वैश्य बोलते हैं। अब चलिए इसका डिस्कशन दिया हुआ है कि पेज नंबर 77 में, NCERT बुक के पेज नंबर 77 में दिया गया है कि समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि समाज में कह रहा है कि सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच ही भेदभाव नहीं किया जाता था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय था वो अपने आप को जो है कि ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थितियों पर विचार करें। और यह माने कहने का अर्थ है कि इसमें से जो है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, तो पहला कथन है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। तो प्राचीन काल में ऐसा स्थिति था कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो पुरुष होते थे वो एक से ज़्यादा पत्नी रखते थे, यानी एक से ज़्यादा शादी करते थे। तो ये कथन जो है कि क्या है कि सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि प्राचीन काल में महिलाओं को किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति, यहाँ तक कि विधवाओं को भी दोबारा शादी करने की अनुमति थी। तो ऐसा भी था, तो ये भी जो है कि कथन सही है। तीसरा कथन है कि देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो उस समय में ये भी जो है कि बात मतलब कि कह सकते हैं कि सही है कि उस समय में ऐसा था, सोच विचार उस समय के लोगों को। चौथा जो है कि है कथन कि महिलाओं को पति की चिता के साथ स्वेच्छा से या जबरदस्ती मारकर महिलाओं को सती का करके महिमा पंडित किया जाता था। तो सही बात है कि सती प्रथा जो है कि बहुत उस समय में जो है कि चल रहा था कि यदि किसी महिला के पति जो है कि मर गए तो उनके साथ साथ जो है कि उनकी पत्नी को भी जो है कि जिंदा ही मतलब कि जला दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है कि हमारा सभी कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि उपरयुक्त में से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि निम्न में से ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। निम्न में से ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। निम्न में से ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारों को और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनका मृत्यु हो गया।
इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मा सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्राह्मण समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा सभा से एक संगठन कहाँ स्थापित किया, तो ये कहाँ पर किया था, तो ये किया था कोलकाता में। कहाँ किया था, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें मतलब कि कह रहा है कि कौन सा कथन असत है। असत कथन को जो है कि ढूंढना है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के विचारों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन जो है कि असत है। तो असत कथन को हमको ढूंढना है। तो पहला जो है कथन है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को पुराने व्यवहार को छोड़ करके जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन है कि राम मोहन राय संस्कृति, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो ये भी कथन जो है कि क्या है, सही है। देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के विरोधी थे, विरोधी नहीं थे, बल्कि जो है कि क्या कर समर्थक थे। ठीक है, तो ये जो है कि कथन क्या है, गलत है। इन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसे सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत है, तो यानी तीसरा कथन जो है कि असत है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 3। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के क्या थे, पक्षधर थे। तीसरा कथन में क्या था कि विरोधी थे, तो इसीलिए वो तीसरा कथन गलत था। उन्होंने इस बारे में लिखा कि जिस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू काम में बांध कर रखा जाता है, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती है, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। राजा राम मोहन राय जो है कि संस्कृति, फारसी, अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे क्या थे, ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। जैसा कि आपके अध्याय 6 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनका एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1929 में क्या किए, 1929 में सती प्रथा पर जो है कि पाबंदी लगा दिए। कब लगा दिए, तो 1829 में। कहेगा कि सती प्रथा को निषेध कब किया गया, तो 1829 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्न में से सती प्रथा पर कब रोक या पाबंदी लगाई गई, तो कब लगाया गया, 1829 में लगाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस विचारक के सहायता से सती प्रथा पर जो है कि पाबंदी लगाए थे, तो किसके विचारक से मतलब कि किए थे, तो राजा राम मोहन राय के विचार पर जो है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कब लगाए थे, 1829 में। कब लगाए थे, 1829 में। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय संस्कृति, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। ठीक है, जैसा कि आपने 6 अध्याय में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि निम्न में से विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयासों से पास हुआ था, तो किसके प्रयास से, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अब डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी क्या किया, तो विधवा विवाह के पक्षधर में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था।
अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में क्या हुआ, विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। तो कहेगा कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित हुआ, तो 1856 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये कब हुआ, तो 1856 में हुआ। कब हुआ, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से विधवा विवाह के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन है कि मद्रास प्रेसिडेंसी ने तेलुगु भाषी इलाकों में वीरे सलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन एक संगठन बनाया। तो ये कथन सही है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में क्या हुआ, तो वीरे सलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो ये भी कथन सही है कि उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। वो भी जो है विधवा विवाह का समर्थन के पक्ष में था। तो ये भी कथन जो है कि सही है। तीसरा कथन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के प्रति कानून बनाने की मांग की, परंतु ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठुकरा कहाँ दिया, 1856 में तो मान लिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। तो हमको खोजना था कि कौन सा कथन सही है, तो पहला दूसरा क्या है, सही है। अब चलते हैं इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार जो है कि उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में क्या हुआ, विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। ठीक है। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरे सलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में जो है आर्य समाज की स्थापना करने वाले, कहेगा आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वो भी जो है कि क्या किया था, तो विधवा विवाह के उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कौन सा कदम उठाए गए। मतलब उस समय में महिला को स्थिति को जो है कि सुधार करने के लिए कौन सा जो है कि कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, फिर जो है कि वहाँ के लोगों के द्वारा। तो चलिए जो है कि देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला है कथन कि कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल खोले। तो सही बात है कि कलकत्ता में जो है कि विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे जो है कि अन्य जो सुधारक सब थे, जो महिलाओं के मतलब उत्थान के बारे में सोचते थे कि महिलाओं की जो है कि कैसे स्थिति जो है कि सुधरे, तो लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि 19वीं सदी में आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खुले। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिला अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा कथन हमको ढूंढना था कि कौन सा कदम जो है कि मतलब सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा। अब चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। मतलब कहने का अर्थ है कि 1880 जो ईस्वी आया तो उस समय में उसके बाद जो है कि भारत की महिला जो है अब विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सा, कुछ शिक्षिका बन गई, यानी उसमें से जो है कि कुछ जो है कि डॉक्टर बन गया, कुछ जो है कि टीचर बन गया। बहुत सारे महिला लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किया।
पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना भी किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि पंडित रमाबाई ने विधवा महिलाओं के लिए विधवागिरी की स्थापना कहाँ की। तो अब ये पढ़े हैं कि कहाँ पर क्या था, तो ये पुणे में क्या था। कहाँ पर? पुणे में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। असत्य कथन को जो है कि ढूंढना है, यानी गलत कथन को ढूंढना है। तो अब चलिए पहला निष्कर्ष कथन देखते हैं। पहला कथन कर रहा है कि 1880 के दशक तक महिला पढ़ लिख कर समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित करने लगी। तो पहला कथन जो है कि सही है। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा का अधिकार में कानून बनवाने के लिए राजनीति दबाव समूह लगी थी। तो ये भी कथन सही है। कहा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का विरोध किया। तो विरोध नहीं किया, ये लोग जो है कि समर्थन नहीं किए थे। तो ये कथन जो है कि गलत है। चौथा कथन है कि पंडित रमाबाई ने ससुराल वाले के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह देने के लिए एक विधवागिरी की स्थापना की। तो ये कथन जो है कि सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है। तो केवल 3 जो है कि क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलिए अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि संस्कृति की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन करता है। उन्हें ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवागिरी की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। मतलब एक विधवागिरी की स्थापना किया, जहाँ पर जो भी महिला ससुराल से प्रताड़ित होती है तो उस महिला को जो है कि वहाँ पर ठहरने का स्थान दिया जाता था। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों के रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर के चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिला भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वो महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा का अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीति दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिला ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। मतलब 20वीं शताब्दी आते आते जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक समानता और स्वतंत्रता की मांगों का क्या किया, समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिला को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। 1880 के दशक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ, प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक बन गई, कुछ शिक्षिका बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें कह रहा है कि पंडित रमाबाई का योगदान था। पूना में एक स्कूल कॉलेज की स्थापना की, सही है। पूना में एक समाचार पत्र का संपादन किया, ये भी सही है। पूना में एक विधवागिरी की स्थापना की, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो कब किया गया, 1929 में किया गया। कब किया गया, 1929 में किया गया। अब डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रही लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपरा को चुनौती देने लगी। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या हुआ, पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने
सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। मतलब कहने का अर्थ है इस पर जो है कि कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब क्या है कि उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दिया है और 18 साल कर दिया, यानी 21 साल लड़का का एज और लड़की का एज, मतलब लड़का का एज 21 साल और लड़की का 18 साल। तो कहेगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें जो है कि ढूंढना है कि कौन सा कथन जो है कि क्या है, सही है, कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जाति और समाज सुधारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो परमहंस मंडली का जो है कि क्या हुआ था? गठन किया गया था। तो 1840 में। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का भी अनुवाद किया। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया था। ऐसा नहीं किया, ये गलत है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उच्च जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातियों कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे वो अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। तो इसमें से जो है कि सही क्या है? 4 भी सही है कथन। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है, 1, 2, 4 सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? तो परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। कह रहा है प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का क्या हुआ? गठन किया गया। कहेगा परमहंस मंडली का गठन कब किया गया? 1840 में। कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उद्देश्य क्या था? जाति व्यवस्था को समाप्त करना। किसकी? जाति व्यवस्था को समाप्त करना। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का क्या था? समर्थक था, जिसमें सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन स्पर्श जैसी मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी क्या हुआ? जातीय पूर्वाग्रह बंधनों से निजात पा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है 21। इसमें कह रहा है कि उस समुदाय जो है कि कौन सा समुदाय किस राज्य में जो है कि रहते थे उस समय में, उसको जो है कि मिलान करना है। ठीक है। तो मदिगा समुदाय, ये मदिगा समुदाय जो है कि कहाँ पर रहता था? तो मदिगा समुदाय जो है कि रहता था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। मदिगा समुदाय कहाँ रहता था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और महार समुदाय जो है कि कहाँ पर रहते थे? तो ये महाराष्ट्र में महार समुदाय जो है कि कहाँ पर रहते थे? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है। और दुबला समुदाय ये गुजरात में रहते थे। कहेगा मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में रहने वाले को बोलते थे, महार समुदाय महाराष्ट्र में रहने वाले को बोलते थे, दुबला समुदाय गुजरात में रहने वाले को बोलते थे। ठीक है। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन जो है कि देख लेते हैं। कह रहा है कि महार समुदाय भारत का एक प्रमुख समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। दलित जातियों में गिना जाता है और ये महार समुदाय जो है कि दलित में काउंट किया जाता है। इस समुदाय में 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म अपना लिया। कह रहा है कि इस समुदाय ने 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। दुबला जिसे डबला या दुबला भी कहा जाता है, गुजरात में पाई जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है। दुबला जो है समुदाय क्या है? गुजरात राज्य में एक आदिवासी जनजाति है। और मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है
कि निम्न में से सतनामी आंदोलन किसने चलाया था। तो सतनामी आंदोलन किसने चलाया था, तो घासीदास ने। किसने, घासीदास ने चलाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि घासीदास ने सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया। तो किन लोगों को किया, तो चमड़ा का काम करने वाले निम्न जातियों के लोगों को। किसको, चमड़ा का काम करने वाले निम्न जातियों को, लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि पूर्वी बंगाल में चंडाल का सत्कारों का आंदोलन किसने चलाया था। कौन चलाया था, श्री हरिदास ठाकुर ने। किसने चलाया था, श्री हरिदास ठाकुर ने। श्री हरिदास ठाकुर ने। डिस्कशन देख लेते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले संगठित किया, उन्हें सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चंडाल का सत्कारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी क्या उठाया, सवाल उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था। तो ये किसने चलाया था, तो ये कह रहा है कि केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन जो है कि किसने चलाया था, तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने। कौन चलाया था, श्री नारायण गुरु ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल का सत्कारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था से सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ ये छावा जाति के, कौन जाति के, ये छावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच क्या किया, भेदभाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है, ज्योतिबाराव फुले है। कौन है, ज्योतिबाराव फुले। ज्योतिबाराव फुले। देख लेते हैं डिस्कशन। कह रहा है गुलामगिरी निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबाराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। यानी इसका जो एजुकेशन हुआ था ईसाई धर्म के द्वारा, जो इस प्रचारक के द्वारा जो स्कूल खोला गया था उसमें हुआ था। इनका जन्म जो है कि 1827 में हुआ था। बड़े होने पर उन्हें जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य लोग के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है, और फुले का तर्क था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है, कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कथन, जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच और निम्न जाति वाले मानने लगा। तो ये कथन जो है कि सही है। आत्मा राम पंडू द्वारा स्थापित किए गए सत्शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। तो ऐसा नहीं था। ठीक है। और सत्शोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबाराव फुले ने किया था। यहाँ कह रहा है आत्माराम पांडुरंग, ये गलत है। ठीक है। तो पहला कथन सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, केवल एक। अब चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ कि जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के बीच निम्न जाति वाले मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनके जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अति शूद्रों के जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाया था। यानी सत्शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाराव फुले ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने सत्शोधक समाज नामक संगठन का स्थापना किया था। तो ज्योतिबाराव फुले ने किया था। कौन किया था, ज्योतिबाराव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। कह रहा है भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। ये कथन सही है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु
फेलोशिप नहीं मिली थी, फेलोशिप नहीं मिली थी, तो ये कथन जो है कि गलत है, फेलोशिप नहीं मिली थी। नेक्स्ट कथन है कि 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा था, ये कथन जो है कि सही है। चौथा कथन है कि 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिससे महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, ये भी कथन जो है कि सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया है कि पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। मतलब कह रहा है कि पूर्वाग्रह वो आता है कि जिसमें मतलब सभी के साथ मतलब समान जो है कि एजुकेशन नहीं दिया जाता है, समान जो है कि आपको बैठने की जो है कि जगह नहीं मिलेगा, एक जगह रहने के लिए मतलब जो है कि जगह नहीं देगा, उच्च जाति के अलग के लोग जो है कि निम्न जाति से भेदभाव करेगा, तो यही सब है पूर्वाग्रह। तो स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी भी की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। कह रहा था कि नहीं मिला था दूसरा ऑप्शन में, तो गलत था। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलितों भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है कि 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, तो निम्न में से किस जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। तो कौन लिया था? महार जाति। कौन सी जाति? महार जाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में जो है कि कौन सा कथन जो है कि क्या है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इन्हें पेरियार के नाम से जानते हैं, यानी ई रामास्वामी को किस नाम से? पेरियार के नाम से। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी। इसमें कह रहा है कि ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, तो ये भी जो है कि कथन सही है। तो इसीलिए हमको ढूंढना था कौन सा कथन सही है, तो हमारा कथन सभी जो है कि सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस विचारक ने अछूतों के स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। तो रामास्वामी नायकर किए थे। कौन किए थे? रामास्वामी नायकर। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजार किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है आधुनिक समय के पहले भारतीय जिन्होंने विश्व व्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन आध्यात्मिक गौरव की पुनः स्थापना किया, तो ये किसने किया था? तो विवेकानंद जी किए थे। कौन किए थे? विवेकानंद जी। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा ने उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि निम्न में से प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया। तो कह रहा है निम्न में से प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो 1867 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह को उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म पर विचार विमर्श किया गया। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन जो है कि हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।